ओके जी, सो कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारी क्लासेस कंटिन्यू है। अब आप मिड टर्म के बाद से जो चीज़ें करेंगे वो अल्टीमेटली हमारे फाइनल टर्म का हिस्सा होंगे। और एक आध चैप्टर हमने जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो हमने छोड़ दिया था, तो वो भी हम अल्टीमेटली उसी में करेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अपना कोर्स आउटलाइन देख लें कि अभी तक हम लोग क्या कुछ कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कराई थी, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग और एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये हम लोगों ने जो है वो उससे पहले हम लोगों ने कर लिया था मिड टर्म से। एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड्स अभी हमारा जो है वो बाकी है टेस्ट होना, तो वो इंशाल्लाह फाइनल में लेके चलेंगे उसको। और इसके साथ साथ लास्ट क्लास में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग या जिसको आप ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था। सो टुडे वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से जो है वो हमने इसको यूज़ करना है अपनी अकाउंटिंग में। तो आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद हमारे 3 टॉपिक्स रह जाएंगे। कॉस्टिंग बजट से, प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो ये 2 हफ्ते चलेगा, एंड देन वी हैव फाइनली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये हमारा जो है वो ओवरऑल सिलेबस होगा। सो वी हैव 4 मोर क्लासेस टू गो। आज की क्लास कंप्लीट करने के बाद 4 क्लासें हमारी जो है वो और बाकी हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं जनाब। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा आज का टॉपिक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड का वर्ड अगर हम समझ लें तो उससे हमारे बहुत सारे जो है वो मसले मसाइल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। स्टैंडर्ड किसे कहते हैं जनाब? उर्दू में अगर आप स्टैंडर्ड को कहें तो स्टैंडर्ड को हम उर्दू में कहते हैं किसी भी चीज का, वालेकुम अस्सलाम, स्टैंडर्ड को हम कहते हैं किसी भी चीज का एक ऐसा मवाजना या एक ऐसा जो पैमाना जो सबके लिए तकरीबन क्या हो, बराबर है ना। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को इक्वल करना, किसी भी चीज को बराबर करना, ऐसी चीज जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में शामिल कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम करते क्या है कि हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए, ठीक है जी, प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हर चीज के कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी। हर चीज से कुछ क्या तैयार कर लेते हैं, स्टैंडर्ड। कि जनाब अगर सपोज कर लें कि ये एक मार्कर है और इस मार्कर को हमने बनाना है, तो इस मार्कर को बनाने में हमारा जो मटेरियल लगेगा, लेट सपोज वो 100 ग्राम लगेगा, सपोज कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है। यानी हम इसमें ये कह रहे हैं कि आपको ये मार्कर 100 ग्राम में तैयार कर लेना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री इसको 100 ग्राम में क्या कर रही है, तैयार कर रही है। अब हमने इतना अच्छा काम किया कि हमारा मार्कर उसी क्वालिटी का कितने में तैयार होना शुरू हो गया, 90 ग्राम में। यानी हमने 10 ग्राम मटेरियल पर मार्कर क्या कर लिया। तो इसी वजह से हमारी कॉस्टिंग में हमको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हमारी स्टैंडर्ड थी कॉस्ट 100 ग्राम की मटेरियल की, लेकिन हमने यही चीज कितने में तैयार कर दी, 90 ग्राम में। तो डेफिनेटली इससे हमको बेनिफिट मिला। पूरी इंडस्ट्री इसको 100 ग्राम में तैयार कर रही है, हम इसको कितने में तैयार कर रहे हैं, 90 ग्राम। और ये भी हो सकता है कि हम इसको जो है वो 110 ग्राम में तैयार करें। अब हमारे लिए जो है वो परेशानी की बात है कि पूरी इंडस्ट्री इसको 100 ग्राम में तैयार कर रही है, लेकिन हमारी मशीनें, हमारा लेबर इसको कितने में तैयार कर रहा है, तो 10 ग्राम हमारे क्या लग रहे हैं, स्टैंडर्ड से क्या लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड को मीट करें। अगर हम अपने स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्टिंग हमारे कंपटीटर के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। हम ज्यादा कॉस्ट खर्च करना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाएगी। जब ये महंगी होगी तो कंपटीटर इस चीज को सस्ती में बेच रहा है, सस्ती में बेचने की वजह से उसको प्रॉफिट होगा और हमें अल्टीमेटली क्या होगा, उसके ऊपर लॉस होगा। तो आपको हर चीज का जो है वो स्टैंडर्ड क्या करना है, मीट करना है। अगर हम उस स्टैंडर्ड से कम में चीज तैयार कर लेते हैं, उसी क्वालिटी की, उसी क्वांटिटी की, तो अल्टीमेटली हमारे लिए वो चीज क्या है, बेनिफिशियल। क्योंकि हम वो चीज सस्ती तैयार कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री वो चीज क्या कर रही है,
महंगी तैयार कर रही है। सस्ती होने की वजह से हमने अपने सिस्टम इतने अच्छे बनाए हुए हैं कि हमारी कॉस्ट सस्ती आ रही है, कम पड़ रही है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा क्या होगी, सेल होगी। तो ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों का, स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का, इसको कहा जाता है वेरिएंस। क्या कहा जाता है इसको, वेरिएंस। द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, इसको कहा जाता है वेरिएंस, कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है ये कितनी वेरी कर रही है एज कंपेयर टू हमारे स्टैंडर्ड के। जैसे अगर आप यहां पर देखें 100 वाली चीज हम कितने में बना रहे हैं, तो ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है, हमें इस पे फायदा हो रहा है, हमें इस पे फेवर में है हम लोग, क्योंकि हम 100 ग्राम खर्च करने के बजाय क्वांटिटी सिर्फ कितनी खर्च कर रहे हैं, 90 ग्राम, और वही चीज तैयार कर रहे हैं। जबकि इस सिनारियो के अंदर हमारा वेरिएंस अनफेवरेबल है, हम नुकसान में हैं। हमें कितने में तैयार करना चाहिए था, 100 ग्राम में, लेकिन हम कितने में तैयार कर रहे हैं, 110 ग्राम में। तो अल्टीमेटली 10 ग्राम का इसमें हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वेरिएंसेस बेसिकली ये बताता है कि आप स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं। अगर आप कम खर्च कर रहे हैं तो वो फेवरेबल वेरिएंस होगा, उससे हमको फायदा होगा, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी। अगर अनफेवरेबल होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि हमारा नुकसान होगा, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हमने करना क्या है जनाब आज की क्लास में, कि हमारे पास कुछ चीजों का स्टैंडर्ड होगा और साथ ही साथ उसकी क्या गिवन होंगी, एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी। और हमें यह देखना है कि अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है और एक्चुअल कम है तो ये चीज हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट है, एक्चुअल ज्यादा है और स्टैंडर्ड क्या है, कम है, तो ये चीज हमारे लिए क्या होगी, अनफेवरेबल, ठीक है। अब हमारे पास किसी भी चीज को कॉस्ट करने के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट है हमारे पास मटेरियल, द नेक्स्ट वन इज लेबर, एंड द थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो हमारे पास किसी भी चीज को मैं 14 जूम आपने 19 करा ना, 19 पे ले रहा मैंने, तो मैं जब मैंने 19 पे किया ना तो उसमें था तो मैंने दोबारा वाला बनाया था, उसकी आईडी एक और बना। आते हम लोग, हाँ, हमारे पास 3 बेसिकली जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिनके थ्रू हमने कोई भी चीज तैयार करनी होती है। पहली चीज है मटेरियल, दूसरी चीज है लेबर, और तीसरी चीज है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। अब मटेरियल में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। मटेरियल में एक हमारी लग रही होती है क्या, क्वांटिटी, और एक हमारी लग रही होती है उसके ऊपर प्राइस, ठीक है जी। कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वेट में होगी, लीटर में होगी, यूनिट्स में होगी, और उसकी कितनी प्राइस है। लेबर में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक लेबर का रेट, कि लेबर हमारे पास किस रेट पे काम कर रहा है, और इंडस्ट्री में किस रेट पे काम कर रहा है। इंडस्ट्री में वो ले रहा है लेट सपोज 500 रुपए घंटा, हम उसको 400 रुपए घंटे पे काम करा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए की क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 500 रुपए है, लेकिन हमारा लेबर जो है वो कितने में काम कर रहा है, 400 रुपए पे कर रहा है। अपोजिट भी हो सकता है कि मार्केट में वो कर रहा है 500 रुपए, लेकिन हमसे ले रहा है वो 550 रुपए। तो अब अल्टीमेटली हमें क्या हो रहा है, 550 रुपए का इस पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ वो कितने घंटे में काम कंप्लीट करता है, आवर्स। एक यूनिट बनाने में इंडस्ट्री में 5 मिनट लगते हैं, हम 7 मिनट में बना रहे हैं। इसका मतलब हमारे 2 मिनट क्या हो रहे हैं, इस यूनिट के ऊपर क्या लग रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। हमें इसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, इंडस्ट्री के लेवल पे लाना चाहिए, जो इसका स्टैंडर्ड है उसको मीट करना चाहिए।
इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास दो होते हैं, एक कहलाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक कहलाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। तो हमने आज की क्लास में 6 वेरिएंसेस पे काम करना है, 2 मटेरियल के, 2 लेबर के और 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स के। ठीक है जी, आइए इसको जरा देखते हैं, समझते हैं कि ये है क्या, और फिर उसके बाद इसका काम शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है जरा समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द टर्म स्टैंडर्ड रेफर्स टू स्पेसिफिक मेजरमेंट और प्री डिटरमाइंड स्केल। ये एक तरह का एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरह का एक स्केल होता है जो हर हालत में आपने क्या करना होता है, अचीव करना होता है। क्योंकि हमारा कंपटीटर ये काम कर रहा है, हम खुद हिस्ट्री में ये काम क्या कर चुके हैं। Standard cost is a predetermined cost which is determined for the production of goods on the basis of certain specified standard under certain specified conditions। ठीक है जी, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है, ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो हम पहले से ही डिटरमाइन करके क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं कि जनाब एक मटेरियल, एक चीज बनाने में 1 किलो लगता है, 1 केजी लगता है, ये स्टैंडर्ड है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर आप इससे ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, अगर आप इससे कम लगा रहे हैं तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। Standard costing is a process and technique of accounting in which actual costs incurred are compared with the predetermined cost। Actual cost को हम किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हमें हर हालत में क्या करना है, मीट करना है। ठीक है जी, आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे ISO 9001 एक स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, ISO 9002 है, हैसअप है, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बने हुए। ISO 9001 क्या है जनाब, इसका स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ चीजें बना के दे दी हैं कि अगर आप ये चीजें पूरी कर देंगे तो हम आपको सर्टिफाइड कर देंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना ISO सर्टिफिकेशन करवाती हैं, अपना ऑडिट करवाती हैं, वहां की एक टीम आती है, आपको कुछ गाइड करती है। अगर आप उनकी तमाम चीजों को पूरा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ISO 9001। इसका मतलब ये है कि आपकी अकाउंटिंग, आपकी इंटरनल ऑडिटिंग वगैरह परफेक्टली काम कर रही है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अगर आप ISO 9001 सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आपके बहुत से सप्लायर्स, बहुत से कस्टमर जो पहले आपकी ब्रांच से बाहर होते हैं, जो आपकी रेंज से बाहर होते हैं, वो भी आपकी रेंज के अंदर आना, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम सिर्फ ISO 9001 वालों के साथ ही क्या करते हैं, काम करते हैं, इसके अलावा हम किसी और से काम। इसी तरह से अगर आप फूड इंडस्ट्री में चले जाएं तो फूड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, हैसअप जिसे आप कहते हैं। इसी तरह से अगर आप और दूसरी इंडस्ट्री में चले जाएं तो मुख्तलिफ तरीके के इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनको हर ऑर्गेनाइजेशन ने मीट करना होता है। On the basis of comparison, efficiency of operation and determined and necessary corrective measures are taken if there are some variances। अगर कुछ variances आते हैं, अगर पॉजिटिव वेरिएंसेस हैं, फेवरेबल वेरिएंसेस, तो बहुत ही अच्छी बात। इसका मतलब यह है कि आप बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो चीज ज्यादा में बना रही है आप वो चीज किस में बना रहे हैं, कम में बना रहे हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है, आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं और अल्टीमेटली उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से अगर आपको जो है मसले मसाइल हो रहे हैं, तो फिर आपने कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका लेबर लेजी हो, ज्यादा टाइम ले रहा है, आपने लेबर चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो महंगा कर लिया है, उसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आपने चेंज करना पड़ेगा। आपको सस्ते लेबर की जरूरत है क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में लोग इससे कम अमाउंट में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको मुख्तलिफ तरह के मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। खैर वो मेजर्स क्या होते हैं वो तो खैर बात की बात है, हमें फिलहाल 6 चीजों पे फोकस करना है। दैट इज मटेरियल के 2 वेरिएंस, लेबर के 2 वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स या यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड उसके 2 वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 चीजों पर बेस करती है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है जी, हर एक के अपने 2-2 वेरिएंसेस हैं, तो टोटल मिला के हमने 6 वेरिएंसेस पे क्या करना है, काम करना है। तो वो 6 वेरिएंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं फॉर्मूले के साथ। ये फॉर्मूला शीट आपको मिल भी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा इसको काम करें, इसको जरा लिखिए। मटेरियल के 2 वेरिएंस हैं, एक प्राइस वेरिएंस है, एक क्वांटिटी वेरिएंस है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस
स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स या एक्चुअल क्वांटिटी। एपी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल प्राइस, एसपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड प्राइस, AQ स्टैंड्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज। इसी तरह से AQ है, SQ है, AR है। सिर्फ ये वाली जो चीज है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले एक पेज के ऊपर लिख लें, क्योंकि आपको हर स्टेप के ऊपर इनकी जरूरत पड़ेगी। चलें 5 मिनट लीजिए, जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। AQ is P, actual quantity purchased. ठीक है, डन।
अच्छा जी, अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, जरा आ जाए जरा बोर्ड पे, एक कॉन्सेप्ट समझिए और फिर उसके बाद उसका एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है जनाब दो प्राइसेस, एक है स्टैंडर्ड प्राइस और एक है एक्चुअल प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है ये कहलाता है वेरिएंस। ठीक है जी, वेरिएंस इज द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड ज्यादा, एक्चुअल कम, फेवरेबल। ठीक है जी, स्टैंडर्ड ज्यादा नहीं, उल्टा बोल दिया, स्टैंडर्ड ज्यादा और एक्चुअल कम, फेवरेबल, फायदा हो गया। एक चीज 10 रुपए की बनती है इंडस्ट्री में, हमने 9 रुपए में बना दी, अल्टीमेटली क्या हो गया, हमको यहाँ पर फायदा हो गया, फेवरेबल। एक्चुअल ज्यादा, स्टैंडर्ड कम, अनफेवरेबल। एक चीज 10 में बनती है, हमने 11 में बनाई, 1 रुपए का क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है जी, अब यहां पर भी देखें हर जगह पे इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। ये प्राइस है क्योंकि हम प्राइस वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी है क्योंकि हम क्वांटिटी, प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्वांटिटी के साथ प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमें टोटल फिगर चाहिए होती है। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इन चारों पे काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जब आप मेरा एक फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें छोटा सा चेंज है आपके बेनिफिट के लिए। इस फॉर्मूले से भी आंसर सेम आएगा, मेरे वाले से भी सेम आएगा। जैसे अगर आप यहां पर देखें, एक सवाल आपको गिवन है, AKZ company uses standard cost system. Following are taken from its cost accounting records. रॉ मटेरियल यानी मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। एक कॉलम आपको स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, एक कॉलम आपको एक्चुअल का दिया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट है रेट पर यूनिट ₹9, ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक चीज खरीदी है, कितने में खरीदी है, रेट पर यूनिट 9.2। अब देखते ही अंदाजा हो गया कि हमें क्या हो रहा है, इसके ऊपर नुकसान हो रहा है। मार्केट में जो इंडस्ट्री चीज खरीद रही है वो 9 रुपए की खरीद रही है और हम वो चीज कितने में खरीद रहे हैं, 9.2 में। टोटल जो खर्चा हुआ हमारा, टोटल कॉस्ट वो कितने हुई है हमारे पास, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी उसकी 54, और हमने जो क्वांटिटी यूज की है वो हमने कितनी यूज की है 9200। इसका मतलब क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मैं इसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड, 52,000 की कॉस्ट है और एक यूनिट कितने का है, तो कितने यूनिट खरीदे, अल्टीमेटली क्या कर देंगे, 54,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 9 से। निकाल लेना जल्दी से, 54,000 डिवाइडेड बाय 9, क्वांटिटी निकालने के लिए क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 54,000 डिवाइडेड बाय 9, आंसर इज 6,000। इसका मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स लग रहे हैं 6,000 और हम कितने लगा रहे हैं 9,200। इसमें भी क्या हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, यानी मटेरियल में दोनों वेरिएंसेस में क्या है, हमको लॉस है, प्राइस में भी लॉस है और क्वांटिटी में भी क्या है, लॉस है। लेबर में आते हैं, इंडस्ट्री में लेबर काम कर रही है 12 रुपए पे, लेकिन हम वही काम कितने में करवा रहे हैं, तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे फायदा हो रहा है, 2 रुपए पर आवर के हिसाब से हमें क्या हो रही है, बचत हो रही है। टोटल लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड की है जनाब कितनी, 1 लाख, ये 10,000 नहीं है, 1 0 कम है इसके अंदर, 1 लाख, और हमारी टोटल लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, 1,10,000। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। अब वो कैसा आ रहा है ये भी आप देखते हैं। 80% ऑफ दी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये है हमारा स्टैंडर्ड, और हमने कितना खर्चा किया है 90,000। अब हमसे कह रहे हैं जनाब 5 चीजें कैलकुलेट करके दे दें। मटीरियल का प्राइस वेरिएंस निकाल दें, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस निकाल दें, लेबर का रेट वेरिएंस निकाल दें, लेबर का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आवर्स में कैलकुलेट की जाती है कि हमारे टोटल आवर्स
कितने इस्तेमाल हुए, और साथ ही साथ क्या निकाल लें, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस। टोटल 5 आपसे क्या कह रहे हैं, वेरिएंस निकाल लें। एक दफा ये वेरिएंस निकल आए तो फिर इनकी क्या बना दें, एक जर्नल एंट्री, ताकि पता चल जाए कि हमारी कॉस्ट में कितना फर्क आया है। क्लियर होगी कहानी? चलें शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मालूम करते हैं अपना पहला वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा जी, अब आप अपना फॉर्मूला देखें, आपने क्या फॉर्मूला लिखा है, ठीक है जी, आपने फॉर्मूला लिखा है जनाब एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने इस फॉर्मूले को जरा सा चेंज कर दिया, उसकी वजह आपको 2 मिनट के बाद पता चलेगी कि मैंने क्यों चेंज किया। मैंने क्या किया, एक्चुअल को बाद में कर दिया, स्टैंडर्ड को पहले कर दिया और एक्चुअल को बाद में कर दिया। इससे क्या होगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ आंसर माइनस में आएंगे और कुछ आंसर प्लस में आएंगे। माइनस का साइन ये बता रहा होगा कि आपको उस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और प्लस का साइन ये बता रहा होगा कि आपको क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब अगर हम यहां पर देखें, ये फॉर्मूला आपके पास है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। चलें सवाल में चलते हैं, चीजें ढूंढते हैं कि हमें 3 चीजें चाहिए, हमें स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, हमें एक्चुअल प्राइस चाहिए और हमें चाहिए एक्चुअल। चलिए जी आइए जरा, स्टैंडर्ड प्राइस इज 9, actual price is 9.2 and actual quantity is 9200। क्लियर हो गई बात? वैल्यूज पुट करते हैं, 9.0 माइनस 9.2 मल्टीप्लाई बाय 9200। अब 9.0 में से जब आप 9.2 माइनस करेंगे तो योर आंसर मस्ट बी इन नेगेटिव। नेगेटिव साइन शो करेगा कि जनाब आपको इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो माइनस 0.2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 9200 से, तो हमें ओवरऑल जो प्राइस के ऊपर नुकसान हुआ वो हमें हुआ 1820 का। दोबारा करके देखिए, 1840 आ रहा है, ठीक है जी। 0.2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 9200 से, तो आपको कितने का नुकसान हुआ, 1840 का। माइनस साइन मैंने हटा दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया, अनफेवरेबल। ठीक है जी, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज हमारे फेवर में नहीं जा रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल वेरिएंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड। तो जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नेचर है एक्सपेंस, मटेरियल हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड पे, कम होते हैं तो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड पे। तो अल्टीमेटली हमारे पास नुकसान हुआ है, हमारा मटेरियल ज्यादा लगा है, हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है, तो अल्टीमेटली इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा किस साइड के ऊपर, आपने डेबिट साइड के ऊपर। क्लियर हो गई बात? चले मैं सवाल ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, पहले इसको कॉपी कर लें जल्दी से, फिर आपने 4 वेरिएंसेस मुझे करके दिखाने हैं अभी, शाबाश जल्दी से। हाँ जी, अच्छा श्योर श्योर। किसकी तरफ से आए हम लोग, काउंसलिंग मैनेजमेंट, श्योर। सब में आइए जरा नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं जनाब आपको क्या चाहिए, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बड़ा आसान सा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय
स्टैंडर्ड प्राइस। क्वांटिटी के साथ प्राइस लगती है, प्राइस के साथ क्वांटिटी लगती है। ये देखो यहाँ पे प्राइस था तो क्या लगाई, क्वांटिटी, क्वांटिटी था तो क्या लगाई, प्राइस, ताकि हमें पता चले कि हमें क्वांटिटी के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। आइए जरा देखते हैं सवाल में हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी लगी है, 9200। क्वांटिटी हमेशा यूनिट्स में होगी। एक्चुअल क्वांटिटी के बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने यहां से कैलकुलेट करके निकालनी थी। 54,000 को आपने डिवाइड कर दिया था किससे, 9 से, तो आपको यूनिट्स मिल गए थे। कितने यूनिट्स मिल गए थे। और स्टैंडर्ड प्राइस इज 9। वैल्यू पुट कर दें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 6000, एक्चुअल क्वांटिटी इज 9200 मल्टीप्लाई बाय 9। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि आपको क्या हो रहा है, इसके ऊपर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 3200 की जो ज्यादा यूनिट लगे हैं उसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 9 रुपए, तो हमें ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ, 28,800 का इसके ऊपर क्या हुआ, हमको लॉस हुआ। माइनस का साइन हटा दिया और उसके यहाँ क्या लगा दिया, अनफेवरेबल। ठीक है, यहां पर अब माइनस नहीं लगाना, माइनस साइन यहां से खत्म हो गया और उसको क्या बना दिया हमने, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल ज्यादा खर्चा होता है तो उसको कहां रिकॉर्ड करना है आपने, डेबिट साइड पे। अनफेवरेबल्स डेबिट होते हैं, फेवरेबल्स क्रेडिट होते हैं। ठीक है जी, डन। एनी क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं तीसरी तरफ। थर्ड वन इज लेबर रेट वेरिएंस। इसको लेबर रेट वेरिएंस भी कहते हैं, लेबर वेज वेरिएंस भी, कि कितनी वेजेस पे आपने काम करवाया है। चलिए जी, फॉर्मूला देखें आपने क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल रेट AR, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 12, एक्चुअल रेट कितना है, 10, आवर्स नहीं है, तो आवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो हमें आवर्स पता चल जाएंगे। हमारी टोटल खर्चा लेबर ने कितना किया, 1,10,250, और हर घंटे का रेट कितना है, 10 रुपए। तो अगर मुझे आवर्स निकालने हैं तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 1,10,000 को डिवाइड कर दूंगा किससे, चले कितना आता है आवर्स निकालने, जरा एक्चुअल आवर्स कितने आए, 1,10,250 डिवाइडेड बाय 10, आंसर बिकम 11025, 11,025। ये हमारे क्या आ गए, एक्चुअल आवर्स। क्लियर हो गई बात, तीनों चीजें पता चल गई। चलें फॉर्मूले में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट था हमारा 12, मेरे पास 10,500 आवर्स आ रहे हैं, दोबारा देखो 11,025 आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ वैल्यू लिखने में ना, चलो ठीक है, इसको चेंज कर लो, 11,000 कितना हो जाएगा ये, 25, 11,025। चले अब फिर मेरे आंसर चेंज हो जाएंगे आपके आंसर से, करें ना सॉल्व करें। 12 में से, अच्छा इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10.5, इसको 10.5 कर लो ताकि हमारे आंसर मैच हो जाए।
10.5 से करो जरा, देखो क्या आता है आंसर। यही आ रहा है। चलें, इसको मैंने क्या कर दिया, 10.5 कर दिया। तो जब आपने 1,10,250 को डिवाइड किया 10.5 से, तो आपके आवर्स आ गए 10,500। क्लियर हो गई बात। चलें वैल्यूज पुट करते हैं। 12.5 12.0 माइनस 10.5 इंटू 10,500। 12 में से 10.5 निकले तो आंसर प्लस का 1.5। 1.5 इंटू 10,500 प्लस साइन क्या मेंशन कर रहा होगा, इट्स अ फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, हम लिखेंगे फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो ये शो कर रहा है आपका जनाब फेवरेबल, तो फेवरेबल आ गया 15,750। और फेवरेबल कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल में एज ए क्रेडिट। तो ये बात याद रखनी है क्योंकि एंट्री आपने बनानी होगी। तो अनफेवरेबल क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे। फेवरेबल क्योंकि हमारे इनकम्स होती हैं, हमारे फायदा हो जाता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज ए क्रेडिट। So third formula is labor rate variance, and labor rate variance is standard rate minus actual rate into actual hours. That is called the labor rate variance. Labor rate variance को labor wage variance भी कहा जाता है। तो अगर कभी wage variance आ जाए तो भी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज यू हैव टू फाइंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी आवर्स में नापी जाती है कि हमारा लेबर कितना एफिशिएंट है। जो काम इंडस्ट्री में दूसरे उस पे हो रहा है, दूसरे काम पर हो रहा है, वो हमारे घंटे में कितने में कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहला तो ये काम करें कि जनाब इसके जरा स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लें। 1,00,000 की टोटल लेबर कॉस्ट है और ये हमारी स्टैंडर्ड है, 12 रुपए का रेट है, तो लेबर आवर्स कितने हो जाएंगे, 8,000। और यहां पर हमने कितने निकाले थे लेबर आवर्स, 10,500। यहां हमने निकाले थे 10,500। चलिए जी देखते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और जहां पर आवर्स आता है वहां पे क्या आ जाता है, अपोजिट लगता है हमेशा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, जहां पर आवर्स वहां पे क्या, रेट। अच्छा, जहां पर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किस में नापी जाती है, आवर्स में, तो वहां पर क्या लगेगा, रेट। पीछे वाले में देखिएगा, रेट किस में नापा जाता है, रुपीज में, तो यहां पे क्या लगेगा, आवर्स। जहां पे रुपीज वहां पर आवर्स, जहां पर रेट वहां पर उल्टा, हर चीज अपोजिट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी लोग याद करते हैं, आपको भी इसी तरीके से याद करना है, किसी ना किसी तरीके से याद करना है। सारा खेल फॉर्मूले का है। चलिए जी देखते हैं जरा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 10,000 घंटे। 10,000 घंटे ये इस वजह से आ रहे हैं कि ये लेबर कॉस्ट नहीं है, ये लेबर आवर्स है। ठीक है, टाइपिंग एरर है इसमें। टोटल लेबर आवर्स इज कितने, 10,000। 10,000 आवर्स है। ठीक है जी, और हमने ये काम कितने घंटे में किया है, 10,500 घंटे में। कितने में करना चाहिए था, 10,000 घंटे में करना चाहिए था, लेकिन किया कितने में। तो हमारा लेबर एफिशिएंट है या लेजी, लेजी है। इंडस्ट्री ये काम 10,000 घंटे में कर लेती है और हमारा लेबर ये काम कितने घंटे में कर रहा है, 10,500 घंटे में। तो 500 आवर्स का हम पे दंड लग रहा है, हम पे पेनल्टी लग रही है, और उसका एक आवर का रेट क्या है, तो इसका मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमें पेनल्टी लग रही है, ये हमारा नुकसान इसके ऊपर हो रहा है। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 10,000 माइनस 10,500 मल्टीप्लाई बाय 12। माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा बैलेंस है, अनफेवरेबल। 500 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर इज 6,000 का क्या आ गया, अनफेवरेबल।
वो मैंने थोड़ा टाइपिंग एरर था वो। ये 10,000 कॉस्ट नहीं है, ये 10,000 क्या है, आवर्स है। ठीक है, तो मैं समझा था कि यहाँ पे ये 10,000 टोटल लेबर आवर्स है, तो आवर्स 10,000 है, यहाँ से हमने आवर्स निकाल लिए थे 10,500। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। आइए जरा, the next one is the final one, that is called FOH variance, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। आइए जरा फैक्ट्री ओवरहेड पर नजर डालते हैं। हमारा स्टैंडर्ड है कि जो भी हमारा डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है उसका हम क्या लेते हैं, 80%। 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 80% हमारा डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, 1,10,250। इसका हम क्या ले लेंगे, 80%। कितना बनता है, 1,10,250 का जब हमने 80% लिया तो ये कितना बना, 88,200। ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये हमारा स्टैंडर्ड एफओएच है। लेकिन हमारा खर्चा कितना हो गया है, एक्चुअली कितना हो गया है, 90,000। होना चाहिए था 88,200, लेकिन हमारा खर्चा कितना हो गया है, तो ज्यादा खर्च किया या कम, ज्यादा खर्च कर दिया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारे लिए, अनफेवरेबल। कैसे निकाला, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा। इस वजह से लिखा कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्टैंडर्ड लेबर का ही क्या ले लेते हैं, 80% ले लेते हैं। 12 को अगर हम 10,000 घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड लेबर कितनी आ जाएगी, 1,20,000। 12 मल्टीप्लाई बाय 10,000 घंटे, 1,20,000। उसका क्या ले लेते हैं वो, 80% ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। 80% किसका लेना है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर का लेना है, कि एक्चुअली में जो डायरेक्ट लेबर खर्च हुई है उसका आपने क्या लेना है, 80%। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। तो ये थी हमारे पास जो एक्चुअल लेबर लगी थी, वो कितनी लगी थी, 1,10,250 की। उसका हमने ले लिया 80%। और एक्चुअल खर्चा जो हमारा हुआ, एक्चुअल कॉस्ट आई है, वो कितनी आई है, 90,000। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करके आपने ये लिया तो ये आ गया 88,200 माइनस 90,000। इसका मतलब 1,800 से ये क्या हो रहा है, अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे। तो ये थे आपके पास वेरिएंस के 5 फॉर्मूले, और ये पूरा चैप्टर इन्हीं 5 फॉर्मूले पे घूम रहा है। ठीक है, डन। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल। आपने उन 5 वेरिएंस की क्या बनानी है, एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज का पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया था
कि अगर कोई अनफेवरेबल वेरिएंस है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे आप डेबिट साइड पे, और अगर कोई फेवरेबल वेरिएंस है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे आप क्रेडिट साइड। क्लियर हो गई बात? चलें, तो हमारे पास टोटल मिला के 3 एंट्रीज बनेंगी, एक मटेरियल की, एक लेबर की और एक फैक्ट्री ओवरहेड की। हर चीज में दो दो वेरिएंस है, मटेरियल में भी दो वेरिएंस है, क्वांटिटी और प्राइस, लेबर में भी दो वेरिएंस है, रेट और आवर्स। अभी हमने ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड निकाला है, आगे चलकर ये भी दो हिस्सों में टूट जाएगा अगले सवाल के अंदर, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल। अभी हमने ओवरऑल निकाला है, ठीक है, तो एक उसकी एंट्री है और बाकी दो एंट्रीज जो है वो इसकी है। क्लियर होगी कहानी? अब एंट्री कैसे बनेगी पहले तो ये देख लें आप जल्दी से। सबसे पहले आते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल में आपने क्या करना है कि जो भी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको डालना है वर्क इन प्रोसेस में। जो भी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको किस में डालना है? वर्क इन प्रोसेस में डेबिट करना है। तो देखिए हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 54,000। तो मैंने यहां पर एंट्री में वर्क इन प्रोसेस में सबसे पहले क्या डेबिट कर दिया? 54,000। ये रूल है, स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी? वर्क इन प्रोसेस से, कि हमारा कितना मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में गया। तो वो गया है हमारा स्टैंडर्ड, हमेशा स्टैंडर्ड जाता है, और वो हमने टोटल हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 54,000। अब हम ये देखेंगे कि दोनों वेरिएंसेस में से कौन सा फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है। जरा नजर डालिए मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के ऊपर, क्या निकाला था हमने? क्वांटिटी या रेट? पहले क्या आ रहा है, कोई भी क्या है? पहले प्राइस देख लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1840 या 1820 जो भी था, उसका क्या आ रहा था? फेवरेबल अनफेवरेबल? अनफेवरेबल डेबिट होता है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को मैंने डेबिट कर दिया 1840 से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब दूसरे वेरिएंस पे आ जाते हैं, क्वांटिटी वाले पे। क्वांटिटी वेरिएंस भी आई गेस नेगेटिव था, कितने से था? तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ये भी डेबिट होगा, कितने से? 28,000। और इन सबका टोटल क्रेडिट हो जाएगा किसमें से? रॉ मटेरियल, जो हमने यूज कर लिया, जो हमने इस्तेमाल कर लिया, तो रॉ मटेरियल हमारे पास से चला गया। तो ये अमाउंट इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये होगी 84,800। फिर से कर लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले आपने वर्क इन प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस डालनी है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखिए रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 54,000। अगर नहीं होगी तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट करना होगा। तो पहला काम हमने ये किया कि हमने 54,000 को किस में डाल दिया? एज इट इज। यही काम हम करेंगे लेबर के साथ भी, यही काम हम करेंगे किसके साथ? फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी, कि वर्क इन प्रोसेस हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट से बनता है। तो जनाब सबसे पहले आपने ले लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने डाल दी किसके अंदर? वर्क इन प्रोसेस में। अब आपने देखना है कि फेवरेबल जो आपके पास कौन से हैं, अनफेवरेबल कौन से हैं। अनफेवरेबल पहले रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली डेबिट एंट्रीज पहले आती हैं, क्रेडिट एंट्रीज बाद में आती हैं। दोनों ही किसमें थे? अनफेवरेबल भी थे, क्वांटिटी भी अनफेवरेबल था और प्राइस भी अनफेवरेबल था। तो हमने ये बात पहले ही डिसाइड कर ली थी कि जनाब अनफेवरेबल है तो इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, और एक्सपेंस जब ज्यादा हुआ तो अल्टीमेटली वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? आपके डेबिट पे। तो हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसका जो आंसर आ रहा था 1840, उसको भी डेबिट कर दिया। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, उसका जो आंसर आ रहा था 28,800, उसको भी क्या कर लिया? डेबिट कर लिया। और ये सारी अमाउंट उठा के क्रेडिट कर दी किस अकाउंट से? क्योंकि ये हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, ये हमने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया है। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल क्रेडिट टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। जी बोलिए। 84,640, चलिए जी सही कर लीजिए, 84,640 आ रहा है ये। ठीक है जी, कैलकुलेट करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में स्लाइड्स बनाई थी ये।
चलिए अगले आगे चलें। अब मूव करते हैं लेबर की तरफ। चलिए कर ले, कॉपी कर लें जल्दी से। आइए जी बोर्ड पे आइए जरा। नेक्स्ट लेबर की तरफ। लेबर का भी रूल पहला वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट किसमें चली जाएगी, वर्क इन प्रोसेस में। चलें जी पहले देखते हैं लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है। आइए जरा सवाल में 10,000 घंटे और हर घंटे का रेट कितना 12 रुपए। तो अगर हमें टोटल लेबर कॉस्ट निकाली तो हम क्या करेंगे, 10,000 घंटे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 12 से। तो ये आ गया हमारा वर्क इन प्रोसेस 1,20,000। क्लियर हो गई बात। अब हमने दोनों वेरिएंसेस चेक करने, जरा देख के बताइए लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल था या अनफेवरेबल। फेवरेबल था तो वो बाद में रिकॉर्ड होगा क्योंकि डेबिट एंट्रीज पहले आती है क्रेडिट एंट्रीज। दूसरा देखते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस दिखाइए, बताइए डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में क्योंकि अनफेवरेबल था। तो मैंने यहां पे लिख दिया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना अमाउंट था, ये आ गया 6,000। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं रेट वेरिएंस की तरफ। रेट वेरिएंस आई गेस फेवरेबल था कितने से 15,750 से ये फेवरेबल था, तो इसको हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। और इसका जो डिफरेंस जाएगा वो जाएगा अक्रूड पेरोल में, जो हमने लेबर को पेमेंट करनी है दैट इज कॉल्ड अक्रूड पेरोल। डिफरेंस निकाल लें, अजान के बाद शुरू करते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, यही काम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के साथ भी। किस चीज का 12,600 और 6,000 ये डेबिट है, कितना हो गया 1,00,000 और 15,750 क्रेडिट है। तो ये डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, डेबिट में से क्रेडिट साइड क्या कर दी, तो जो डिफरेंस आ गया वो किसका आ गया अक्रूड पेरोल का। अच्छा जी, उसके बाद आपसे कह रहे हैं जनाब लास्ट एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड, ये जाएगा किसमें वर्क इन प्रोसेस में। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अगर आपको याद हो तो हमने कहा था 1,10,250 का क्या लिया था 80%, तो स्टैंडर्ड आ गया था 88,200, ये इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड देखिएगा फेवरेबल है या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल किस में रिकॉर्ड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस कितने से डेबिट है 1800 से, और ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट दैट इज 90,000। यानी टोटल खर्चा जो आपके ऊपर लायबिलिटी जनरेट हुई है वो कितनी हुई है 90,000 टू रिकॉर्ड एफओएच यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो ये थी इसकी तीन एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री इज फॉर मटेरियल, द नेक्स्ट वन इज फॉर लेबर एंड द थर्ड वन इज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। टोटल तीन ही एंट्रीज हैं, एक मटेरियल की, एक लेबर की और एक फैक्ट्री ओवरहेड की, और बड़ी आसान आसान सी हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस में डालना है, फेवरेबल को क्रेडिट करना है, अनफेवरेबल को डेबिट करना है। मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल क्रेडिट करेंगे, लेबर के लिए अक्रूड पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर हो गई बात। चलें अब आप लोग ब्रेक करें हाफ एन आवर का, हाफ एन आवर के बाद आके फिर आपसे एक सवाल और सॉल्व करवाते हैं इसी का, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो इसकी, देन उसके बाद यार मुझे इसमें ब्रेक की जरूरत है, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा करते हैं 15 मिनट का कर लेते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं ना, 7:30 पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है चलो गुड। जैसे मैं सुबह से मैं क्लास में हूँ ना, मैं तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पांचों ओवरहेड्स कैलकुलेट किए जाते हैं वेरिएंसेस के साथ, और फिर उनकी किस तरह से जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। एक इसी सवाल की प्रैक्टिस आपसे और करवा रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ग्रिप करना चाहिए आपको इसके ऊपर, क्योंकि यही सवाल हो सकता है आपको आपके फाइनल्स में सॉल्व करने को मिले। तो ज़रा सा कोशिश करें, स्टार्ट करें, पांचों वेरिएंस निकालें और एंट्री बनाएं।
10 से 15 मिनट के बाद फिर हम अपने आंसर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, तकरीबन आगे जाके थोड़े से एक दो चेंजेस हैं, लेकिन वो ज्यादातर मेन थीम जो है वो यही है। अभी आपने देखा यहाँ पर बड़ी आसानी से अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री में अगर हम आपको एक चीज दिखाएं, नोट करें कि ये था हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में अगर हम अनफेवरेबल को प्लस कर दें तो हमें एक्चुअल पता चल जाता है कि एक्चुअल खर्चा हमारा कितना हुआ है। स्टैंडर्ड हमारा था 54,000, 1840 का अनफेवरेबल, 28,800 का और अनफेवरेबल, तो हमारा एक्चुअल रॉ मटेरियल कितना लगा 84,800। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें लेबर में, ये आपके पास फेवरेबल था, ये आपके पास अनफेवरेबल है, ये आपके पास फेवरेबल है। इन फेवरेबल को ऐड कर दिया और अनफेवरेबल को क्या कर दिया इसमें से, तो हमें एक्चुअल लेबर पता चल गई कि जनाब एक्चुअल लेबर खर्चा कितना हुआ है, दैट इज 1,10,250। तो अब आपको एक सवाल में थोड़ा सा आपने ये देखना है कि अगर हमें फेवरेबल या अनफेवरेबल वेरिएंसेस गिवन हो तो उससे हम एक्चुअल कॉस्ट कैसे मालूम कर सकते हैं। कंप्यूटेशन फॉर एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम वेरिएंसेस। वेरिएंसेस से अब हमने स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है तो एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट में ऐड कर देंगे अनफेवरेबल वेरिएंसेस और लेस कर देंगे फेवरेबल वेरिएंसेस, तो इससे हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी हो तो जब स्टैंडर्ड निकालनी होगी तो कौन सी गिवन होगी, एक्चुअल गिवन होगी। तो एक्चुअल अगर निकाल तो एक्चुअल के अंदर अब ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, जो चीजें लेस हो रही थी वो ऐड हो जाएंगी, यानी अनफेवरेबल ऐड हो रहा था तो क्या कर दिया, और फेवरेबल लेस हो रहा था तो क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चल गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल गई। फिर से, यानी अब आपको सवाल में वेरिएंसेस गिवन होंगे और इन दोनों में से कोई एक कॉस्ट गिवन होगी, जब तो स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन होगी या फिर, और आपसे पूछेंगे अगर स्टैंडर्ड देगी तो क्या पूछेगा आपसे, वो एक्चुअल पूछेगा, और अगर एक्चुअल देगा तो क्या पूछेगा आपसे वो। तो आपने बड़ा सिंपल सा रूल याद रखना है कि स्टैंडर्ड में अनफेवरेबल ऐड हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस हमारी कॉस्ट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, खर्चा हो जाता है। और यहां पर बचत हो जाती है तो बचत हमारे खर्चे को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये डेफिनेटली क्या हो जाता है, इसमें से लेस हो जाता है। तो आपको कौन सी कॉस्ट पता चल जाती है कि आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है। अपोजिट में क्या करेगा कि आपको वो एक्चुअल दे देगा और क्या पूछेगा आपसे, वो स्टैंडर्ड पूछेगा। तो अगर कभी एक्चुअल मिल जाए तो जो चीजें ऐड कर रहे थे उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो चीज लेस कर रहे थे उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए फॉर्मूला कॉपी करें जल्दी से 2 मिनट के अंदर, फिर आपसे इसका एक सवाल करवाते हैं। हो गया, डन। चलिए अब एक सवाल करते हैं, इसका बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा। XYZ कंपनी
presents the following information about its cost and variances for direct material, direct labor and factory overhead for the month of November 2020. डायरेक्ट मटेरियल हमने स्टैंडर्ड में कितना यूज किया है 60,000 और इसके दोनों वेरिएंसेस क्या हैं अनफेवरेबल. प्राइस वेरिएंस भी अनफेवरेबल है, क्वांटिटी वेरिएंस भी. आपसे क्या कह रहे हैं डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, या तो बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड. सो इट्स अ वेरी सिंपल वन. अभी हमने देखा था फॉर्मूले में कि स्टैंडर्ड गिवन था और क्या निकालनी है एक्चुअल निकालनी है. तो क्या फॉर्मूला था जनाब एक्चुअल कॉस्ट के लिए? स्टैंडर्ड कॉस्ट में अनफेवरेबल क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं और फेवरेबल क्या कर देते हैं. तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जनाब एक वैल्यू बनानी है, कंप्यूटेशन बनानी है, कंप्यूटेशन फॉर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट. कहां से स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से. स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई थी कितनी 60,000 और दोनों वेरिएंसेस क्या थे अनफेवरेबल थे. ऐड कर दिया हमने अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस, ऐड कर दिया हमने अनफेवरेबल क्वांटिटी वेरिएंस, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई डायरेक्ट मटेरियल की कितनी 64,800. एनी क्वेश्चन? चले बाकी दो निकालें जल्दी से. अब देखो दूसरे वाले में देखो एक फेवरेबल है और एक क्या है, तो जो फेवरेबल होगा वो लेस होगा और जो फेवरेबल अनफेवरेबल है वो क्या होगा ऐड हो जाएगा. हमने कर लिया था जनाब आपके सामने. फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट में दोनों अनफेवरेबल ऐड कर लिए थे. जब हम लेबर में जाएंगे तो लेबर में एक फेवरेबल था और एक, तो जो आपका फेवरेबल था रेट वेरिएंस उसको माइनस कर लिया और जो एफिशिएंसी वेरिएंस था उसको क्या कर लिया हमने प्लस कर लिया. तो हमारे पास आंसर आ गया 1,24,200. यही आ रहा है, कोई मसला नहीं, आंसर सही आना चाहिए. उसके बाद आ जाते हैं जनाब फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ. फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों ही फेवरेबल थे, कंट्रोलेबल वेरिएंस भी और वॉल्यूम वेरिएंस भी. अभी आपको ये समझाना है अगले सवाल में कि दोनों क्या होते हैं. तो दोनों ही क्या कर दिए इसमें से हमने लेस कर दिए और आप कहां पहुंच गए एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर 174. अब आपने सिर्फ याद रखने की बात यह है कि किस वक्त स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जाना है और किस वक्त एक्चुअल से स्टैंडर्ड में जाना है. तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपने किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है. अगर स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जा रहे हैं तो फेवरेबल जो होते हैं वो लेस होते हैं और अनफेवरेबल ऐड होते हैं. अगर एक्चुअल से स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, जो फेवरेबल होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और अनफेवरेबल जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं. तो ये चीज बस ध्यान में रखनी है आपने ताकि इस सवाल में आपको कोई इशू ना हो. चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं जनाब. हमारे पास दो तरह के एफओएच के वेरिएंस होते हैं. अभी हमने जो पिछले सवाल में निकाला था वो एफओएच का टोटल वेरिएंस था, उसको हमने ब्रेकअप नहीं किया था. जो ओवरहेड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक कहलाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स हैं जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं, प्रोडक्शन से वेरी नहीं करते. फैक्ट्री का रेंट हो, डेप्रिसिएशन हो, आपके पास सैलरीज हो, एडमिन की सैलरीज हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी हो, ये फिक्स रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते. एम्प्लॉयज को कमीशन देना है, कमीशन चेंज होता है आपका, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो ज्यादा काम करेंगे तो उस पर ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, कम काम करेंगे तो कम कमीशन देना पड़ेगा. तो कमीशन भी हमारा जो है वो ओवरहेड है, लेकिन अल्टीमेटली वो कौन सा ओवरहेड है, ये वेरी होता रहता है. ठीक है जी. तो फिक्स ओवरहेड को हम जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेंडिंग वेरिएंस. ठीक है जी. अगर हम फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस निकालें कि जनाब हमने क्या एस्टिमेट किया था और क्या हमारे पास आंसर आया, एक्चुअली हमने क्या खर्च किया, तो फिक्स ओवरहेड के लिए वी आर यूजिंग
स्पेंडिंग वेरिएंस, और इसको कंट्रोलेबल वेरिएंस भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, स्पेंडिंग वेरिएंस और कंट्रोलेबल वेरिएंस। और ये किस पे बिलोंग कर रहा होता है, किस पे? फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। जबकि आइडल कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर। अब आपको ओवरहेड्स दो हिस्सों में टूट के मिलेंगे, कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे और कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। जब आप फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहे होंगे तो यू आर कैलकुलेटिंग स्पेंडिंग वेरिएंस या कंट्रोलेबल वेरिएंस, और जब आप वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रहे होंगे तो यू आर कैलकुलेटिंग आइडल कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये हमने दो चीजों के ऊपर काम करना है। आइए सवाल पढ़ते हैं, फिर आपको इसकी कैलकुलेशन सिखाते हैं। The normal capacity level was estimated at 2 lakh direct labor hours. हमने जो एस्टिमेट बनाया है, जो बजट बनाया है, वो हमने कितने आवर्स का बनाया है? 2 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स का बनाया है for the next year period. At this level, factory overhead was estimated at rupees 6 lakh. अगर 2 लाख डायरेक्ट घंटे काम हो गया तो हमारा टोटल एफओएच कितना होगा? टोटल खर्चा हमारा कितना होगा? 6 लाख। कंसिस्ट ऑफ रुपीज 2.5 लाख फॉर फिक्स फैक्ट्री। इस 6 लाख में 2.5 लाख जो होंगे वो कौन से ओवरहेड होंगे? फिक्स्ड होंगे। अब आपके जहन में बात क्लिक होनी चाहिए कि जब फिक्स्ड ओवरहेड की बात हो रही है तो वी आर डीलिंग विद स्पेंडिंग वेरिएंस एंड रुपीज 3,50,000 फॉर वेरिएबल फैक्ट्री ओवर। यानी 6 लाख को उन्होंने ब्रेक कर दिया, फिक्स को अलग कर दिया और वेरिएबल को अलग कर दिया। तो फिक्स के लिए वी आर यूजिंग स्पेंडिंग वेरिएंस और वेरिएबल के लिए वी आर यूजिंग आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा जी, ये तो हमारा एस्टिमेट था। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क ड्यूरिंग द पीरियड इज 1,90,000। हमने एस्टिमेट कितने का लगाया था? 2 लाख का, लेकिन हमारे जो लेबर आवर खर्च हुए वो सिर्फ कितने हुए? 1,90,000। और उस 1,90,000 पे जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? 5,84,000। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि इसमें से वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। वो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। क्लियर हो गई बात? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? आपसे कह रहे हैं दो चीजें निकाल के दिखा दें। कैलकुलेट स्पेंडिंग वेरिएंस, इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल के दिखाइए। स्पेंडिंग वेरिएंस को कंट्रोलेबल वेरिएंस भी कहा जाता है और ये किस पे कैलकुलेट होता है? फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर। और वॉल्यूम वेरिएंस या फिर आइडल कैपेसिटी वेरिएंस निकाल के दिखाइए। चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का एक रेट निकालना है कि हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है और कितने आवर्स के ऊपर मुश्तमिल है। जी जनाब, याद करिए हमने जो एस्टिमेट किया था फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कॉस्ट कितनी की थी? नहीं, अमाउंट में 6 लाख। 6 लाख की थी और उसके ऊपर जो हमने लेबर आवर एस्टिमेट किए थे वो कितने किए थे? 2 लाख ऑफर किए थे। ठीक है, यहां से अगर आपको याद हो 6 लाख की टोटल कॉस्ट थी और उसके ऊपर हमने जो लेबर आवर एस्टिमेट किए थे वो कितने किए थे? 2 लाख किए थे। तो हमने पहला काम ये किया कि हमने रेट निकाल लिया एफओएच का, फैक्ट्री ओवरहेड किस रेट के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो 6 लाख को जब आपने 2 लाख से डिवाइड किया तो हमारा जो रेट आ गया वो कितना आ गया? ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यानी जितना भी हम यूज करेंगे उसमें ₹3 का जो है वो रेट लगेगा। अब आपने याद रखना है कि एक्चुअली हमने कितने आवर्स यूज किए? 190 आवर्स यूज किए, 1,90,000 जो हमने एक्चुअली यूज किया। ये आपने एक तरफ निकाल के रख लिया। अब आपने निकालना है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि अब हमें आइडल कैपेसिटी के साथ साथ उसको दूसरे वाले को भी मर्ज करना है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का याद करें एस्टिमेटेड कितना था? 6 लाख में 2.5 लाख जो था वो फिक्स था और 3.5 लाख जो था वो क्या था? वेरिएबल था। तो अब हमने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो हमने क्या किया जनाब? 3.5 लाख को डिवाइड कर दिया एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स से। आंसर आ गया हमारे पास 1.75 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप के अंदर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का भी रेट निकाल लेना है और वेरिएबल ओवरहेड का भी रेट निकाल लेना है।
क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कॉपी करें, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, मैं आगे चलाता हूँ। ठीक है जी, डन। ठीक है जी, आगे चलें। आइए जरा बोर्ड पे साहब। कंप्यूटेशन फॉर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कौन सा वेरिएंस? स्पेंडिंग में दो निकालने हैं, एक स्पेंडिंग निकालना है और एक आइडल कैपेसिटी निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे बजटेड अलाउंस, कि हमने बजटेड अलाउंस कितना बनाया था। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा तरीका। हमने टोटल लेबर आवर्स जो एक्चुअली यूज किए वो कितने किए? 1,90,000। और हमारा जो रेट था वेरिएबल कॉस्ट का वो कितना था? 1.75। यानी जितना भी लेबर यूज होगा उसका 1.75 हमने अप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या किया कि हमने 1,90,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.75 से। इससे हमें वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है या वेरिएबल ओवरहेड कितना है। अच्छा, उसमें हमने ऐड किया क्या? 2.5 लाख। 2.5 लाख क्यों ऐड किया? 2.5 लाख क्या था? हमारा फिक्स ओवरहेड था। फिक्स ओवरहेड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से चेंज नहीं होता। फिक्स का मतलब ही यही है ना कि आप जितना भी प्रोड्यूस करो ये कितना रहेगा? 2.5 लाख ही रुपए रहेगा। आप 2 लाख आवर लगा लो, 2,10,000 आवर लगा लो, 2,50,000 आवर लगा लो, फिक्स ओवरहेड एक्टिविटी से चेंज। तो आपने 1,90,000 के ऊपर वेरिएबल का रेट लगा दिया, लेकिन फिक्स के लिए क्या रखा आपने? 2.5 लाख। तो जब आपने इसको टोटल किया तो आपका आंसर कितना आया? 5,82,500। ठीक है जी, डन हो गया। इसको हमने कंपेयर कर लिया एक्चुअल अमाउंट से। जो हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड था वो कितना था? तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज 584,000। ठीक है, तो हमने इसको कंपेयर कर लिया जनाब 584,000 से, जो हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ। होना चाहिए था कितना? 582,500। हो गया कितना? 584। फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। स्पेंडिंग वेरिएंस कितने का? 1,500। 1,500 रुपए हमने ज्यादा लगा दिए फिक्स कॉस्ट के ऊपर। एनी प्रॉब्लम? चलो जल्दी से कॉपी करें, फिर आपको आइडियल कैपेसिटी सिखाते हैं। वन लैख 90,000 हमारी एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का रेट प्लस 2,50,000 जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसलिए हमने इसको 2.5 लाख के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया।
ठीक है जी, डन। आइए जनाब नेक्स्ट, आइडल कैपेसिटी या वॉल्यूम वेरिएंस। तो फर्स्ट चीज इज सिमिलर, बजटेड अलाउंस 1,90,000 जो हमारा ऑपरेटिंग लेवल था, मल्टीप्लाई बाय 1.75 जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड का रेट था, प्लस 2,50,000 जो हमारी क्या थी, फिक्स कॉस्ट थी। क्लियर हो गई बात? अब इसको हमने कंपेयर करना है एक्चुअल जो हमारा रेट था फिक्स वाला, जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट था। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कितना था? 3। अब इसको इससे क्यों कर रहे हैं, जरा ये सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, हमारी सेम है, चाहे आप 1,90,000 बनाए, चाहे आप कोई भी वैल्यू बनाए, उसमें ये क्या कॉस्ट क्या रहेगी। और जब हमने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकाला था तो वो हमने टोटल कॉस्ट से निकाला था, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल थी, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल थी। यहां पर देखिएगा ये वाली, इस 6 लाख के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। तो 6 लाख को जब हमने 2 लाख से डिवाइड किया था तो ये जो 3 रुपए आ रहा है इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों क्या है, शामिल है, इंक्लूडेड है। अब हमने वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस करना है तो हमने सिंपल क्या किया कि हमने टोटल कॉस्ट निकाली और 1,90,000 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, जो कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड था। तो हमारा जो खर्चा होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 5,70,000, लेकिन हो कितना गया, 582,500। इसका मतलब इसमें भी हम ज्यादा खर्चा कर चुके हैं। हमने फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा खर्च की है, हमने वेरिएबल कॉस्ट भी क्या की है, ज्यादा खर्च की है। कितने ज्यादा खर्च किए, 12,500 से। तो अनफेवरेबल आइडल कैपेसिटी वेरिएंस दैट इज 12,500। अब आपने जो जहन में रखनी चीज वो ये रखनी है कि जब आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे हमने डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल वैल्यू ले ली थी 584, और यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके क्या किया है, हासिल किया है। दैट इज, फिर से कर लीजिए, ये वाली चीज क्लियर है, 582। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने ये देखना है कि हमारा ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने बनाया था वो हमने कितना बनाया। ओवरऑल का जो रेट था वो क्या था, 3 था, और हमने कितने आवर्स यूज किए, 1,90,000। फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख इसमें भी खर्च हुई होगी, 2.5 लाख इसमें भी खर्च हुई होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी तब्दील। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, वेरिएबल कॉस्ट का ही आएगा। तो जो फर्क आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट का वो कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया कि हमने इसमें से अपना वेरिएबल का जो कंट्रोल था वो निकाल दिया। ठीक है, डन। चलें जी, कॉपी करें इसको जल्दी से। एक सवाल आपको होमवर्क में देंगे, तो समझा दूंगा, कर लिया घर से इसको। क्लास खत्म करते हैं। कल आपको कौन सा पेपर है, बिजनेस लॉ, थ्योरी रट्टा। कौन कौन से लॉ आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं कराया, सेल्स ऑफ गुड्स, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कराया बस। इंडस्ट्रियल लॉ में कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। चलें आगे पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद। चलिए जी, एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं, बल्कि करेंगे आप लोग घर से। सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू करा देता हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने का एक और तरीका और भी है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड बाय नवीद लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज 4,32,000। ठीक है जी, हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 4 लाख। It is estimated that during the period 2,88,000 units will be produced. अगले साल हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, 2,88,000, which will consume material costing 4.5 लाख, जिसको बनाने में 4.5 लाख का मटेरियल लगेगा। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 1,60,000 मशीन आवर्स, इसको बनाने में 1,60,000 घंटे लगेंगे मशीन के। 1,92,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, 1,92,000 लगेंगे लेबर आवर, एट एन एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 3,24,000, जिसके ऊपर टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 3 लाख। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट एफओएच रेट बेस्ड ऑन किस पे, प्राइम कॉस्ट। फॉर्मूला याद करिए, प्राइम कॉस्ट का क्या होता है,
क्या हो गया भाई? प्राइम कॉस्ट फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पूरी बताई थी भाई। प्राइम कॉस्ट बराबर होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तीन चीजों को मिला लें अगर आप, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो उससे क्या बनती है आपकी प्राइम कॉस्ट। फिलहाल क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो अब दो चीजें आ जाएंगी, एक डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा और एक डायरेक्ट। चलें जी, वैल्यूज निकाल के बताइए। डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगेगा? 4.5 लाख का। और डायरेक्ट लेबर कितने की लगेगी? 3,24,000 की। क्या आया आंसर? 774,000। अब हमने क्या निकालनी है? हमने FOH का रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा तरीका, FOH को डिवाइड कर देंगे प्राइम कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। FOH इज गिवन 4,32,000। प्राइम कॉस्ट जो भी हमने निकाली है डेट इज 774,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर शुड बी 55.81। ठीक है जी, मेरा 50% आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे हुआ है। तो इस तरीके से आपने सिंपल क्या करना है, आंसर्स क्या करने हैं इसके कैलकुलेट करने। अगला कर लें, चलें साथ साथ कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट FOH को ऊपर रखेंगे और नीचे सिर्फ क्या रख लेंगे? हर चीज में ऊपर न्यूमिनेटर FOH रहेगा, डिनोमिनेटर इसके हिसाब से क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा साथ साथ। जहां जहां पे जो जो चीजें आती रहेंगी, इसको मटेरियल चाहिए तो डिनोमिनेटर में मटेरियल कॉस्ट डाल देंगे। मटेरियल कॉस्ट देखें कितनी आ रही है? 4.5 लाख को डिवाइड करें, 432 को डिवाइड करें 4.5 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100, 96%। आंसर्स कुछ ऊपर नीचे हुए में, मेरा 80% आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो गया आंसर लिखने में। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको आपने क्या करना है? सिंपली कैलकुलेट। FOH गिवन है यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 4 लाख, हमेशा ऊपर रहेगा। सिर्फ जो डिनोमिनेटर है इसके लिए लेबर कॉस्ट हो जाएगी, इसके लिए मशीन आवर्स हो जाएंगे और इसके लिए यूनिट आउटपुट हो जाएगा। कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए? दैट इज 2,88,000। ठीक है जी, डन हो गया। एनी क्वेश्चन? चलें, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आसान सा था, बड़ा सिंपल सा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसको इंशाल्लाह हम लोग अपने फाइनल एग्जाम्स में जो है वो शामिल करेंगे। 2 मिनट बैठ जाइए, अटेंडेंस मुझे लेनी है, अटेंडेंस अभी हुई नहीं है, सो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको।